ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब देखो इसमें आई होप सो कि जो कल वाले हमने टॉपिक किए हैं वो सभी को क्लियर है। फेस स्पेस का मतलब क्या था, ठीक है, और फेस स्पेस की जो वॉल्यूम होती है वो मेरे पास क्या होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि मेरे पास जो हमने जो कल टॉपिक्स किए थे उनके अंदर जो आपके पास फेस स्पेस होता है, नॉर्मल जो स्पेस होता है जिसको हम पोजीशन स्पेस बोलते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर पोजीशन स्पेस है तो इट मीन्स उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मेरे पास कौन से होंगे, ओनली एक्स वाई एंड जेड। बट अगर मैं बात करूं कि वो फेस स्पेस है, अगर वो फेस स्पेस है तो तब हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो 6 होते हैं, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई एंड लास्ट वन इज पी जेड। ठीक है, तो टोटल जो 6 कोऑर्डिनेट स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर फेस स्पेस। और इसमें से जो ये 3 होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, इनसे मिलकर जो स्पेस बनता है उसको मोमेंटम स्पेस बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देयर आर दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्पेसेस हेयर, पोजीशन स्पेस, फेस स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। ठीक है, तो मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम बोल देते हैं उसको। अब देखो अगर पोजीशन स्पेस है तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सिंपल है, डीवी निकाल लो, वो किसके इक्वल आएगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने मोमेंटम स्पेस की वॉल्यूम निकालनी है तो उसको डी गामा करके कल लिखवाया था आपको, इस तरह से ये वाला अपने पास जो अभी ये नोटेशन लिखी है 1 लिख के इस साइड हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी, गामा फंक्शन है, गामा नोटेशन है ये, डी गामा जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। ठीक है, तो अब ये तो जो अपर लिखा है डी वाई वो आपका क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपकी वॉल्यूम है पोजीशन स्पेस की, जो अभी डी गामा लिखी है ये आपकी वॉल्यूम किसकी है, मोमेंटम स्पेस की है। ये तो क्लियर है, ये हमने कल किया था। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वॉल्यूम एंड पोजीशन स्पेस ये होती है, वॉल्यूम एंड मोमेंटम स्पेस मेरे पास ये होगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, अगर इन दोनों वॉल्यूम्स की हम मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ किसकी आएगी, वॉल्यूम टाउ से लिखते हैं, ये वॉल्यूम होती है टोटल सारा कंप्लीट जो आपका पोजीशन स्पेस है उसकी मेरे पास वॉल्यूम क्या होगी, वो मेरे पास आएगा डी वी इंटू डी गामा, दैट इज डी वी इंटू डी गामा। क्लियर है, डी टाउ इज इक्वल टू डी वी इंटू डी गामा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, डी टाउ इज इक्वल टू डी वी इंटू डी गामा, ये आपके टोटल आ गई फेज स्पेस की वॉल्यूम है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगी सभी को। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपकी वॉल्यूम है ना, ये अब क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दो अलग अलग चीजें हैं। क्लासिकल ये कहती है कि आपका जो सेल है, अब सेल की बात कर रहे हैं ना, आगे हम देखेंगे कि ये जो सेल वगैरह है क्या है, किस टाइप का है, ये क्यों सेल की डिस्कशन चल रही है, कि जो सेल का साइज होगा वो साइज कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स कि सेल का साइज 0 भी हो सकता है, बिल्कुल छोटे से छोटा साइज जो होगा वो 0 हो सकता है। बट क्वांटम मैकेनिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, साइज जो होगा ना सेल का वो एक डेफिनेट होगा, उससे नीचे साइज ऑफ सेल नहीं हो सकता। अब वो जो हम यूज करेंगे नोटेशन, वो किस तरह से फाइंड होगी, वो आपकी नोटेशन फाइंड होती है बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब पहले तो देख लो, अभी जो टोटल हमारे पास है, अगर मैं डी टाउ लिखूंगा तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स एंड डी पी वाई एंड डी पी जेड, ये वैल्यूज आएंगी। अब इनमें से देखो दो दो की पेयरिंग है, एक तो एक्स वाला जो है उसके साथ एक्स वाला, विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास वाई मोमेंटम है, विद रिस्पेक्ट टू जेड आपके पास मोमेंटम कौन सी है, जेड मोमेंटम है। तो ये जो डी एक्स इंटू आप डी पी एक्स लिखोगे, ये जो आपके पास है इसकी जो वैल्यू हो सकती है मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास एच नोट होगी। ये एच जो है ना आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो आप सिंपली एच से लिखते हो ना प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वही है, बस यहाँ पे नोटेशन थोड़ी सी चेंज कर रखी है, एच नोट लिख दिया। अब सिमिलरली अगर डी वाई देखना है, डी वाई इंटू डी पी वाई, वो मेरे पास क्या आएगा, वो भी वैल्यू आपके पास एच नोट आएगी। सिमिलरली डी जेड जो आएगा इंटू डी पी जेड जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एच नोट आएगा। तो इट मीन्स अगर ये सारी वैल्यूज इन तीनों की यहाँ पे पुट करोगे तो टोटल इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच नोट क्यूब वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
और ये जो आपका dx इंटू dpx होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी याद हो किसी को, क्या होता है कि हम मोमेंटम और जो आपका पोजीशन है दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, दोनों के अंदर कोई ना कोई वहां पे अनसर्टेनिटी होगी, और वो क्या होगी dx इंटू जो आपके पास मोमेंटम है dp, वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट होगा। ठीक है, एच होगा, एच से आपके पास वैल्यू कम नहीं हो सकती, एच से वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो dx इंटू dpx लिखा है ना, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखो कि ये जो dx इंटू dpx लिखा है, इसका जो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा देख लो ध्यान से। ये एग्जाम के अंदर ना एक दो बार पूछा हुआ है कि ये जो आपके पास साइज ऑफ फेस स्पेस डिस्कस करो, और उसमें आपने ये डिस्कशन करना था कि ये मेरे पास पोजीशन और मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और उसकी जो एनर्जी वगैरह है वो मेरे पास क्या होगी। एनर्जी तो सिंपल है, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वही उसकी एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट की होती है जूल सेकंड, तो इसकी जूल सेकंड ही होगी, ये तो क्लियर है dx और dpx की। पर अब dx और dpx की आप अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो देखो किस तरह से करोगे। एक मेरे पास dx है इनटू में एक मेरे पास dpx है। अच्छा dx तो आपकी लेंथ होगी, डिस्टेंस है तो l से लिखोगे, मोमेंटम है तो मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी से, इसी से लिखते हैं। तो एक एल है, मास को कैपिटल एम से लिखोगे जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो एल टी माइनस वन होता है, करके देख लेना, ये तो इजी है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो डिस्टेंस को लिखते हैं लेंथ से, टाइम को लिखते हैं टी से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एल टी माइनस वन, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, एम फर्स्ट आएगा, एल का स्केयर हो गया, और टी माइनस क्या हो गया, वन हो गया, ये आपका आ गया एच नोट का डिमेंशन जो आएगी वो आपके पास ये डिमेंशन है। ठीक है, तो इसकी अगर एच नोट की यूनिट निकालनी है, आपके पास डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपका ये है, अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो जूल सेकंड होती है। ठीक है, वो भी हो जाएगी, इजी है। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, अब इसमें ये यहाँ पे यूनिट वगैरह लिखा हुआ है। अभी मैंने बोला था कि क्लासिकल क्या है, जो वैल्यू है एच नोट की कैन बी टेकन एज स्मॉल एज पॉसिबल, दैट मीन्स कि आप जीरो भी कंसीडर कर सकते हो। अब रीजन क्या है, क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिकल ये बोलती है कि आप किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि आप दोनों को एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते, या तो पोजीशन फाइंड होगी, उस टाइम पे मोमेंटम में कोई ना कोई गलती होगी, अगर मोमेंटम फाइंड कर ली तो आपके पास पोजीशन गलत होगी। ठीक है, तो अब क्वांटम मैकेनिकली अगर उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करोगे, तो वो आपके पास जो साइज आएगा ना, जो अभी हमने लिखा था कि ये जो आपके पास dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, साथ में dpx और ये dpy और ये dpz है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो मैंने पहले करवा दी कि एच नोट क्यूब आएगी। बट वो कैसे आई है, वो हमने क्या यूज किया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज किया है। अब वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, याद होगा कि जो मेरे पास पोजीशन होती है इनटू में जो मोमेंटम होती है, जहाँ अच्छा ये नहीं याद होगा तो आपने ये फॉर्म तो हमेशा याद ही रहती है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, वो अप्रोक्सीमेटली हम एच लिख देते होते हैं, याद होगा, ये तो याद ही होगा सभी को। यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज करूँ तो डी एक्स इंटू डी पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच लिख लो। ठीक है, और सिमिलरली अगर डी वाई इंटू डी पी वाई लिखोगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो भी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एच या एच से ग्रेटर होगा, एच से स्मॉलर नहीं हो सकता। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इसीलिए जो आपका सेल का साइज है ना, वो आपका लेस देन एच नहीं हो सकता, एच से ज्यादा ही होगा। एच से ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन एच से लोअर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली आपका जो साइज होगा ना, ये dx और dp दोनों का 6, आपके पास जो ओवरऑल स्पेस है वो आपके पास साइज जो है h से लेस नहीं होगा। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एच क्यूब। वही हमने अपर जो है वैल्यू क्या यूज की थी, एच क्यूब यूज की थी ना, ये देख लो यहाँ पे एच नोट क्यूब लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये किस तरह से आया, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई द साइज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन नेवर बी लेस देन एच। तो वहां पे आपने इसी टॉपिक का डिस्कशन करना है, रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो आपके पास पोजीशन है इनटू जो आपके पास मोमेंटम है, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है,
एच के इक्वल होती है, वैसे ही वाई की होगी, वैसे ही जेड की होगी, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, एच क्यूब आ गई, उसी को हमने क्या लिखा है, एच नॉट क्यूब। तो दैट मीन्स जो पोजीशन सॉरी फेज स्पेस है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, अगर आपके पास फेज स्पेस है, आपने 3D कंसीडर कर रखा है, डीपी एक्स, डीपी वाई, डीपी जेड, मैं यहाँ पे 3D कह रहा हूँ ना कि एक्स वाई जेड, ठीक है ना, तो उस केस में आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी, एच नॉट क्यूब। दैट मीन्स कि आपने 3 कोऑर्डिनेट यूज कर रखे हैं यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पे मेरे पास फेज स्पेस कितना आ गया, उसकी वॉल्यूम क्या आ गई, एच नॉट क्यूब, इससे कम नहीं हो सकती। एच नॉट क्यूब लिखो चाहे एच लिखो, बात सेम ही। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन कि ये एच नॉट क्यूब क्यों आया है, एच नॉट क्यों आया है, दैट इज ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हो जाएगा ये वाला साइज ऑफ द जो आपका सेल है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मेरे पास इसमें, अब इसमें नेक्स्ट मेरे पास है ये, यहाँ पे ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस जो कितने आएंगे वो हम आगे निकालेंगे। ठीक है, और एक बार इसको फॉर्मूले को देख लो, टोटल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अच्छा देखो, अब मान के चलो कि ये जो है मैंने ड्रॉ किया, ये आपका सारा फेज स्पेस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे इस तरह के सेल्स हैं, पता नहीं कितने सेल्स हैं, लेकिन बहुत सारे सेल हैं इसके अंदर, ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं और बहुत सारे, और हमने काउंट करना है कि वो नंबर ऑफ सेल इसके अंदर कितने हैं। तो वो कैसे काउंट करोगे, पहले तो टोटल फेज स्पेस की वॉल्यूम क्या है, मान के चलो टोटल इसकी वॉल्यूम है 150 यूनिट, इसकी वॉल्यूम है 150 यूनिट, इसकी वॉल्यूम है सारे फेज स्पेस की, और डिवाइड बाय एक सेल का जो आपके पास साइज होगा उसकी वॉल्यूम भी आपको पता होगी, वो मान के चलो 5 यूनिट है। और दूसरा, हमने जो पोस्टुलेट्स किए थे वहां पे हमने डिस्कशन किया था कि सेल का साइज हमेशा सेम रहेगा, जितने भी सेल होंगे उनका साइज ऑलवेज सेम होगा। तो अगर एक का आपके पास 5 यूनिट है तो यहाँ से इसको कट करोगे तो जो भी आपके पास आंसर आया 30, तो यहाँ से पता चल गया कि जो आपके सेल्स हैं वो कितने होंगे, मेरे पास 30 सेल्स होंगे। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, टोटल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल कर दोगे तो वो आपके पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ सेल उस फेज स्पेस के अंदर कितने सेल है। क्लियर है, हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब इसी फॉर्मूले का यूज करके टोटल वॉल्यूम क्या होती है फेज स्पेस की, टोटल वॉल्यूम तो यही होती है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड और मल्टीप्लाई मेरे पास आएगा डी पी एक्स डी पी वाई और साथ में क्या आएगा, डी पी जेड आएगा। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर सारे फेज जो मेरे पास फेज स्पेस में निकालने हैं तो इन सभी का क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन इनके आएंगे और 3 इंटीग्रेशन यहाँ पे इनके आएंगे, और वो लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है। क्लियर है, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत करना, इजी है ये वाली चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया आपका साइज ऑफ द फेज स्पेस जो है उसका साइज क्या होगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखो, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स, और ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फेज स्पेस क्या था। मैंने जब पोस्टुलेट्स कल हमने डिस्कशन किए थे वहाँ पे एक पोस्टुलेट आपको स्टार्टिंग वाली छोड़ी थी कि ये फेज स्पेस के अंदर सेल वगैरह जो ये हमेशा बात कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, उसका मतलब क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो जो वहाँ पे बोल रहा था उसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर मेरे पास उस चीज का मीनिंग क्या है। अब ना यहाँ पे जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्यों दिया गया, पहले तो इस चीज का रीजन देख लो कि जो फेज स्पेस का कंसेप्ट है उसका जो रीजन है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब पहली बात तो फेज स्पेस हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे आपका सिस्टम होगा डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि अगर उसको 6 कोऑर्डिनेट चाहिए डिफाइन करने के लिए, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, तब हम किसका यूज करेंगे, फेज स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, अब फेज स्पेस के अंदर हम करते, इसके अंदर करना क्या है हमने फेज स्पेस के अंदर, अब चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास क्या है कि पहले जो फेज स्पेस होता है ना, दैट इज फेज स्पेस, इसको हम क्या मान के चलते हैं कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर। इन द कंपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होंगे। अब फिर कंपार्टमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेल्स के अंदर। तो ये आपकी पोजीशन होती है, ये वाला केस। कई बार कंपार्टमेंट्स को ना जोन्स भी बोल देते हैं, दैट इज जोन्स, और जोन्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं दैट इज सेल्स के अंदर। ठीक है, तो अब जो फेज स्पेस है ये हम क्यों करते हैं, बेसिकली ये इसीलिए करते हैं हम कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना हमें सिस्टम की वो थोड़ी सी इजी हो जाए, उसकी
अगर देखो टोटल फेस स्पेस की स्टडी करनी है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमने उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब ईच कंपार्टमेंट को हमने सेल्स में डिवाइड कर लिया। अब हम पर्टिकुलर किसी एक सेल की स्टडी कर लेंगे। लाइक ऐसा सेल है छोटा सा, उसकी हमने स्टडी कर ली, उसके अंदर क्यों क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी मोमेंटम क्या है। तो वो सारी नॉलेज हम इस सेल से निकाल लेंगे और वो थ्रू आउट फिर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी फेस स्पेस के अंदर कहाँ कहाँ पर पार्टिकल किस तरह से अरेंज है। इसीलिए हमने फेस स्पेस को कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया और कंपार्टमेंट्स को सेल के अंदर डिवाइड किया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे दूसरा आपने ये ध्यान देना है कि जो मेरे पास जो कंपार्टमेंट्स होंगे ना, ये वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं, वो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे ना, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट, वो जो आपके पास होंगे। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो अलग अलग नहीं हो सकती। नंबर ऑफ सेल्स इन कंपार्टमेंट्स मे बी डिफरेंट, दैट इज मे बी डिफरेंट। अब ये हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी फेस स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया इट मीन्स कि हर कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल सेम है। नो, दैट इज नॉट फॉर श्योर। लेकिन ये श्योर है जो हमने पोस्टुलेट के अंदर पढ़ा था कि साइज ऑफ ईच सेल मेरे पास क्या होगा, साइज ऑफ ईच सेल जो होगा वो मेरे पास होगा सेम, वो सेम रहेगा। बस ये जो 2 पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। ठीक है ना? आप कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड कर सकते हो लेकिन दैट इज नॉट श्योर कि हर कंपार्टमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो सेम होंगे। हाँ, जितने भी सेल होंगे उनका साइज सेम होगा, ये फॉर श्योर है। ऐसा नहीं हो सकता किसी का सेल का साइज ज्यादा है और किसी जो सेल है उसका साइज मेरे पास क्या है, कम है। ठीक है? और ये जो आप जो टॉपिक यहाँ पे दिया उसके अंदर भी यही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ। अब ये मेरे पास जो हमने फेस स्पेस है उसको कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। चलो मैं यहाँ पे फेस स्पेस छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान के चलो मेरे पास फेस स्पेस है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर। अब मान के चलो इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास हैं, दैट इज ये आप कंसीडर कर लो सेम साइज के कंसीडर करने हैं, थोड़े आगे पीछे है लेकिन सेम साइज मान के चलो। ये इसके अंदर 4 सेल्स हैं और इसके अंदर आप मान के चलो इसके अंदर सेल 3 है। ठीक है साइज सेम है, 3 कंसीडर कर लो, बाकी सेल नहीं है इसके अंदर। ठीक है? साइज जो होगा उनका वो वेरी नहीं करेगा, साइज आपने सेम रखना है। ठीक है? अब वो कंपार्टमेंट एम्प्टी पड़ा है किस तरह से है वो अलग केस है। अब इसके अंदर क्या है, अब मान के चलो चलो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इस टाइप से साइज उनका सेम है और कुछ इतने नंबर हैं, यहाँ पे 8 थे और यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, 6 करके कुछ आ रहे हैं सेल्स। अब क्या होगा मेरे पास कि हमने फेस स्पेस को पहले तो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। 4 कंपार्टमेंट थे, देखो मैं ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ, जो मेरे कंपार्टमेंट थे वो ग्रीन कलर के अंदर है। ये 4 कंपार्टमेंट के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये 4 कंपार्टमेंट हैं और टोटल आपके पास फेस स्पेस है, ये आपके पास 4 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है? ये ग्रीन कलर के अंदर 4 कंपार्टमेंट हैं। अब इन कंपार्टमेंट्स को हमने फर्दर किसके अंदर डिवाइड कर दिया, सेल्स के अंदर। अब वो ईच कंपार्टमेंट के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं वो अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ सेल्स सेम होंगे, बट उनका जो साइज है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हमने किसी फेस स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया कि मेरे पास कोई फेस स्पेस है, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट के अंदर और मैंने बाद में कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया सेल्स के अंदर, तो क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका जो आपका बेनिफिट है वो ये है, इस तरह से करने से क्या होगा कि हम किसी पर्टिकुलर सेल, मान के चलो ये इस सेल की मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस सेल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, इसकी एनर्जी कितनी है और इसकी मोमेंटम कितनी है। ठीक है? यहाँ आप इसके गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, आपने इसकी फ्री एनर्जी निकालनी है, जो भी कुछ आपको डिटेल चाहिए वो आपको इस फेस स्पेस को कंपार्टमेंट में और कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड करने पे इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है? अदरवाइज आपको सारी कंपोजिट स्टडी करनी है तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फेस स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं एंड कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज क्लियर? ठीक है? अच्छा, अब देखो मेरे पास क्या है कि ये जो हमने डिवाइड किया है, अब इस चीज का मीनिंग क्या है कि हमने उसको नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उस चीज का मीनिंग क्या होता है, मैं दोबारा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये मान के चलो आपका फेस स्पेस था, अब मैंने इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, मान के चलो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, 3 कंपार्टमेंट हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपके पास थर्ड है। ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग क्या है मेरे पास कि यहाँ पे जो मेरे पास दैट इज
अब देखो इसमें जो 3 कंपार्टमेंट्स है ना, आपने क्या करना है कि मान के चलो, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कंपार्टमेंट्स का बेनिफिट क्या है। अब नंबर ऑफ सेल्स जितने मर्जी हैं, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, फर्स्ट के अंदर कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, वो अलग केस है। आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सब में अलग हो सकते हैं पर साइज उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो नेक्स्ट चीज है, मान के चलो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल है, इसमें 5 पार्टिकल है, इसमें 6 पार्टिकल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 4, 5, 6। तो इसको क्या होता है, जो इस तरह से लिखते हैं उसको मैक्रो स्टेट बोलते हैं ना, दैट इज योर मैक्रो स्टेट। तो इट मीन्स जो आपके पास कंपार्टमेंट है ना, वो आपको उस फेज स्पेस की, पार्टिकुलर स्पेस की मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंट करवाएगा कि इसके अंदर 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जहां हमने 3 वाला जो कल केस किया था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये उसका कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करने का ये आपका एक वे है, और उस वे से आपको क्या फाइंड होगा, मैक्रो स्टेट फाइंड होगा। क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब ना इसके अंदर क्या है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा, ये तो हमने सपोज किया है कि हमने फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, कंपार्टमेंट्स को सेल में कर दिया, पर अब जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो रैंडम मोशन के अंदर है। तो अब रैंडम मोशन के अंदर आप जो सिस्टम की स्टडी करोगे, ठीक है, तो किस सिस्टम की स्टडी करोगे। अब हमने उस सिस्टम की स्टडी करनी है जो आपकी स्टेट कौन सी होगी, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे मेरे पास जो आप स्टडी कर रहे हो, सिस्टम तो डायनेमिक है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, हमने उस सिस्टम की स्टडी करनी है जो मोस्ट प्रोबेबल है। जैसे मान के चलो कि फर्स्ट कंटेनर के अंदर भी 3 हो जाएं, इसके अंदर भी 3 हो जाएं, इसके अंदर भी 3 हो जाएं, ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है कोई, या ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट के अंदर 4 होंगे, इसके अंदर 5 होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा होगा, फर्स्ट के अंदर 4 हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वाली होगी ना, हम उसकी स्टडी करेंगे, और वहां से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी और मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, ये सारे बेसिकली इसी के अंदर पॉइंट आएंगे आपका, कि जो आपका फेज स्पेस है उसको कंपार्टमेंट और सेल के अंदर डिवाइड क्यों करते हैं। उसको डिवाइड करने का रीजन है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम है, उसको फाइंड करना, उसको एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। दैट इज वाई हम क्या करेंगे इसके अंदर, दैट इज इस चीज को हम चेंज करेंगे। ठीक है, फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में और कंपार्टमेंट को सेल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फिर हमेशा याद रखना है कि जो आपका कंपार्टमेंट है उसके अंदर एनी नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास सेम रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन, जो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो सेल्स हैं उनका साइज हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दैट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है आपको करवाई है कि ये जो आपका कंपार्टमेंट है, जैसे अभी डिवाइड किया है कि 3 कंपार्टमेंट थे, तो कंपार्टमेंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे उस सिस्टम की मैक्रो स्टेट क्या होगी। ये चीज क्लियर है, इतने मेन पॉइंट्स हैं, और इतने पॉइंट सभी को यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे जितना हो सका, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक करें। हाँ जी, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है अगर क्लियर है तो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो मेरे पास, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन इंडेक्स। क्या चीज है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये आगे यूज होगी। यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला है, आगे इसके लिए एक ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनेगा और उसका वाइडली यूज होगा। 3 स्टेटिस्टिक्स होती हैं, उनके अंदर यूज होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन है, वहां पे यूज होता है। अब ऑक्यूपेशन इंडेक्स है क्या, वो देख लो। ऑक्यूपेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि जो टोटल आपके पास सेल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कितने, उसको आप बोलते हो दैट इज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मेरे पास ये फेस स्पेस है, ठीक है, इन रेड कलर ये टोटल मेरे पास फेस स्पेस है। अब ग्रीन कलर के अंदर मेरे पास क्या है, मान के चलो कंपार्टमेंट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, लेट अस से कि ओनली मेरे पास 4 ही कंपार्टमेंट्स हैं। अब इन 4 कंपार्टमेंट्स के अंदर मान के चलो मेरे पास जो ये मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, ये मेरा सेल कौन सा है, मान के चलो ये मेरे पास ith कंपार्टमेंट कंसीडर कर लो, ये ith कंपार्टमेंट है, सॉरी सेल नहीं कंपार्टमेंट। ठीक है, ये ith कंपार्टमेंट है। अब इस कंपार्टमेंट के अंदर जितने सेल हैं मान के चलो, अब इस तरह से इसके अंदर सेल्स होंगे, अब वो कितने सेल है वो कंसीडर कर लो कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो मान के चलो आप GI हैं। जी हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पर भी अगर जी आ गया ना
तो वो आपको ये डोनेट करेगा कि इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर सेल कितने हैं। ठीक है, तो मैंने ith कंपार्टमेंट चूज कर लिया और उसमें सेल कितने हैं मैंने वो चूज कर लिया, वो कितने हैं GI हैं, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस ith कंपार्टमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो मान के चलो Ni है। ये दो चीजें क्लियर है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक फेस स्पेस को मैंने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया, मैंने उसमें से एक ith कंपार्टमेंट चूज किया, अब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं वो Ni है। ठीक है, ith कंपार्टमेंट चूज किया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं Ni है, और उस ith कंपार्टमेंट के अंदर सेल कितने हैं वो मेरे पास GI है। तो अगर ऑक्यूपेशन इंडेक्स आपने फाइंड करना है, जिसको समटाइम इस तरह से ब्रैकेट के अंदर ये ग्रेटर और लेसर ब्रैकेट के अंदर F करके लिख देते हैं समटाइम, इसका मतलब होता है ऑक्यूपेशन इंडेक्स, या सिंपली OI लिख सकते हो आप, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। वो जो आपके पास होगा वो क्या होगा कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं और डिवाइड बाय आपके पास सेल कितने हैं, और ये हमेशा याद रखना। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, फेस स्पेस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करो, उसमें से आपने ith चूज कर लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, कुछ तो होंगे 2 3 4, आप मान के चलो Ni है, उसके अंदर सेल कितने हैं वो मान के चलो GI है, तो Ni को GI से डिवाइड कर दोगे तो वो जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल लिखा है ना, ये देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ये चीज क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन कोई हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका, और ध्यान से देख लेना, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। अब यहाँ पे ये मेरे पास सिंगली कंसीडर कर लो। अब इसको मैंने सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, मान के चलो ये आगे टोटल कंपार्टमेंट ही मैंने चूज किया डायरेक्टली, और ये डिवाइड कर दिया सेल्स के अंदर। टोटल कितने हो गए 3 3 6 एंड 9 हो गए, चलो ठीक है, टोटल 9 है। अब मान के चलो फर्स्ट के अंदर पार्टिकल है, ये आपके पास सेकंड पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, और इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स फिर क्या होगा, इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स मेरे पास क्या होगा, अभी लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, और टोटल सेल यहाँ पे काउंट करो 9 है ना, 3 3 6 और 3 मेरे पास 9 है। तो इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 2/9। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जांपल कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि टोटल मेरे पास जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, अब सपोज करो जो इसके अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है इस सेल के अंदर। अब मुझे बताना है कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है इस केस में मेरे पास कितना होगा। सपोज करो ये 4, हाँ ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ मुझे इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो मेरे पास क्या होगा। हाँ भी पूजा बच्चे आवाज आ रही है। क्या होगा बच्चे इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स। आपने पहले किए, ये जो ओनली अब वाले हैं ये काउंट करने हैं। हाँ बताओ मुझे, मैंने बता दिया कितने काउंट होंगे यहाँ पे टोटल। अब देखो नीचे क्या आएगा, डिवाइडर में क्या आएगा, टोटल सेल कितने हैं 9 सेल हैं। अब ऊपर फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अभी हमने किया था, फॉर्मूला होता है Ni डिवाइड बाय Gi। तो अब Ni का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर कितने हैं। तो आपने जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल चूज करने हैं, दैट डज नॉट डिपेंड कि वो किस सेल के अंदर, किस में 2 हैं, किस में 1 है, किस में 3 पड़े हैं, दैट इज डजंट मैटर। ठीक है ना। अब टोटल पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं, ये 2 अच्छा, ये हैं, पहले वाले हैं। हाँ वो भी काउंट करने हैं। सारे टोटल पार्टिकल मेरे पास 4 हैं, तो ये आ गया 4/9। ठीक है। अगर केस ऐसा हो जाए कि इसी केस के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं 2 और ये 2 4 हैं टोटल, अब इसके अंदर मान के चलो ये इस तरह से आपके 3 पार्टिकल और आ जाएं, अब ये मैटर नहीं करेगा कि वो किस सेल के अंदर कितने हैं, बस आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट करने हैं। अब यहाँ पे काउंट करोगे 3 ये हैं, 3 6 और 7 हो गए, मेरे पास आंसर आ जाएगा 7/9। ठीक है ना। ये आपके पास है, दैट इज ऑक्यूपेशन इंडेक्स। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो किस सेल के अंदर कितने हैं,
बस आपने टोटल कंपार्टमेंट में देख लेना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, ठीक है, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट जो क्या है इसके अंदर, अब ये जो चीज आई है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट सेल उसको ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे केस लूँ, मान के चलो ये है, अब इसको मैं सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपके पास 6 सेल्स के अंदर है। अब इसके अंदर एक पार्टिकल है, इसके अंदर एक पार्टिकल है, तो यहाँ पे इसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 2 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो इसको अगर कट करोगे तो ये आपके पास आ गया 1/3। तो 1/3 का कितने परसेंट होगा, ये 0. आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इतना आंसर आएगा ना। अब इसका मतलब ये है कि हर सेल के अंदर कितने पार्टिकल पड़े हैं, इतने पार्टिकल पड़े हैं। हर सेल के अंदर पार्टिकल कितने हैं, 0.33, मतलब कि हर सेल में 0.3 पार्टिकल है, नेक्स्ट में फिर 0.3 है, नेक्स्ट में फिर 0.3 है। तो वो जस्ट एक वे है रिप्रेजेंट करने का कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स का मतलब क्या होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो एक सेल में 0.3 है, दूसरे में 0.3 है, लेकिन जो हमने निकाला है उसका एग्जैक्ट मतलब ये होगा। यहाँ पे लिखा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज कॉल्ड। अब सेल यहाँ पे 6 थे, तो एक सेल में कितना है, वो 0.3 है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स। क्लियर है सभी को, हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ फेज सेल इन ए गिवन मोमेंटम इंटरवल। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप कंसीडर कर लो, जो कोई 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ फेज सेल्स इन ए गिवन मोमेंटम इंटरवल, ठीक है। बाकी इसका सारा डिस्कशन तो हम कल करेंगे। जस्ट इसके अंदर सिंपल हमने एक बेसिक देख लो इसके अंदर कि इसको सोल्व करने के लिए हमने जो मेथड अप्लाई करना है वो मेरे पास क्या है। यहाँ पे जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था ना आपके पास कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द टोटल फेज स्पेस अवेलेबल, ठीक है, टोटल फेज स्पेस अवेलेबल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। अब हमने यही काम करना है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फेज सेल। हमने इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ फेज सेल निकालने हैं और उसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, नो मैटर कि आपकी बुक के अंदर क्या फॉर्मूला दिया है, बस इसको याद कर लो, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा थ्योरी लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, मतलब उसका सेम ही है, टोटल फेज स्पेस अवेलेबल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जो आपके पास ये जो मोमेंटम स्पेस आपने यहाँ पे लिखा होगा कि मोमेंटम इंटरवल चूज कर लो। आपने क्या करना है, जैसे ये मान के चलो कि मोमेंटम इंटरवल है, ये मोमेंटम इसकी p है और यहाँ पे मोमेंटम आपके पास p प्लस dp हो जाएगा। हमने ये देखना है कि इस मोमेंटम इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं, हमने ये चेक करना है। आपको मैंने बोला था ना कि हम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और कंपार्टमेंट को हम सेल्स में डिवाइड करते हैं। अब उस किसी सेल का जो हमने मोमेंटम हमने सपोज कर लिया कि जो उस मोमेंटम के उस सेल के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, उस किस मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं, वो इस मोमेंटम के अंदर आ रहे हैं p से लेकर p प्लस dp। अगर आप मोमेंटम ले रहे हो ना, तो इसका मतलब ये भी वहां पे है कि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट उसी के साथ इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मोमेंटम बोला है तो उसका मतलब है कि पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट छोड़ ही दिए, नहीं, मोमेंटम तो तभी आएगा ना जब आपको उसकी पोजीशन पता है। तो पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट तो साथ ही चलेंगे, इसी के साथ रहेंगे। तो आपको इसकी वॉल्यूम भी फाइंड करनी होगी और जो ये मोमेंटम है इसकी वॉल्यूम भी फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो एक बार जस्ट इसका बेसिक देख लो कि आपको नंबर ऑफ फेज सेल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ फेज सेल फाइंड करने का वही मेथड रखना है हमने, टोटल फेज स्पेस अवेलेबल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, वहां से डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स निकल आएंगे जैसे हमने पीछे निकाला था, ठीक है। तो उसी वे से हमने इस क्वेश्चन को करना है, दैट इज द नंबर ऑफ फेज सेल्स। इसके अंदर कितने होंगे वो बाकी जो टोटल डिस्कशन है वो हम कल ही करेंगे इसके अंदर। बस इसके अंदर बेसिकली ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, यही फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये देख लो कि जो हम नंबर ऑफ फेज सेल निकालेंगे ना, नंबर ऑफ सेल निकालेंगे, पहले हमने जी लिखा था, अब कहाँ पे निकाल रहे हो, मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू जीपी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये आपके पास जीपी है, दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जहां पर भी आपको जीपी लिखा मिल गया ना, उसका मतलब है नंबर ऑफ सेल्स है वो, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला क्या है, जीपी डीपी का फॉर्मूला क्या है, डीपी क्या है, किस रेंज के अंदर फाइंड कर रहे हो, जीपी तो नंबर ऑफ सेल, किस रेंज के अंदर, डीपी रेंज के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ
फेस स्पेस, टोटल वॉल्यूम मेरे पास फेस स्पेस की कितनी होगी, और डिवाइड किससे करना है आपने, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सेल, वन सेल की वॉल्यूम से। तो कल हमने ये वाला प्रोसीजर करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने जीपीडीपी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम फिर डिस्कशन सारा कल ही करेंगे, आज तो पॉसिबल है नहीं। तो बाकी जो आज जो आपको टॉपिक करवाया ना, साइज वाला जो टॉपिक करवाया है वो जरूर कर लेना, वो एग्जाम के अंदर CDLU और KU की दोनों में आया हुआ है। बेसिकली उसमें ज़्यादातर तो यही पूछेगा कि इसका मिनिमम साइज जो है वो H0 से कम क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीज़न बताना है आपने। तो वो आपका रीज़न क्या है, दैट इज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और आफ्टर दैट आपको ये भी उसका नोन हो कि जो उसके अंदर हमने सेल्स वगैरह का डिवीजन किया है, कंपार्टमेंट को सेल में क्यों डिवाइड किया, आपको ये भी पता होना चाहिए। और दूसरा आपको उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सेल वगैरह का, वो भी इसके अंदर ध्यान रखना, ठीक है जस्ट बेसिक, क्या बेसिक है इसके अंदर। बाकी जो है वो कल मेन टॉपिक आपका कल करेंगे हम, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं।